हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल जील एजुकेशन प्लानिंग। देखिए, आज हम लोग देखने वाले हैं प्रकाश को पूरे तरीके से कवर करेंगे। प्रकाश के परावर्तन और गोली दर्पण तथा प्रकाश का अपवर्तन के नियम को पूरा देखने वाले हैं। तो चलिए शुरुआत कर देते हैं आज का ये वीडियो। पहले टॉपिक हम लोग समझ लेते हैं प्रकाश क्या होता है। प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जिससे जिसके माध्यम से हम वस्तु को देखते हैं। देखिए, प्रकाश जो होता है एक प्रकार की ऊर्जा है जो हमें किसी वस्तुओं को देखने में सहायता प्रदान करती है। और यह याद रखिए कि प्रकाश हमको खुद नहीं दिखाई देती है। नोट पॉइंट में याद रखिएगा कि प्रकाश हमको खुद नहीं दिखाई देती है, प्रकाश के माध्यम से हमको अन्य वस्तुएं दिखाई देती हैं। नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं प्रकाश के गुण। प्रकाश के गुण। प्रकाश सीधी रेखा में गमन करता है, यानी प्रकाश जो होता है एक सीधी रेखा में ट्रेवल करता है, यह जिग जैग मोशन में गति नहीं करता है। प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंग के रूप में चलता है। प्रकाश जो है एक प्रकार का विद्युत चुंबकीय तरंग है, यह भी याद रखिएगा, बहुविकल्पी में पूछा जाता है। प्रकाश तरंगें अनुप्रस्थ तरंगें होती हैं। प्रकाश तरंगें जो होती हैं वह अनुप्रस्थ तरंगें होती हैं और ध्वनि तरंगें जो होती हैं वह अनुदैर्घ्य तरंगें होती हैं। इसको याद करने के देखिए, तरंगें दो प्रकार की होती हैं, अनुप्रस्थ और अनुदैर्घ्य। तो अनुप्रस्थ जब लिखेंगे तो इसमें प्र आ रहा है, तो प्र से याद रखेंगे प्रकाश। अनुप्रस्थ में यानी अनुप्रस्थ तरंगें जो होती हैं वो प्रकाश तरंगें होती हैं। और अनुदैर्घ्य जब लिखेंगे, अनुदैर्घ्य, तो इसमें क्या आता है कि इसमें ध आता है, तो अनुदैर्घ्य लिख देंगे तो ध शब्द आएगा, ध से याद रखेंगे ध्वनि तरंगे। यह याद करने का तरीका है। जो अगर से आप लोगों को बहुविकल्पी में पूछा जाए कि ध्वनि तरंगे कैसी तरंगे है, तो हम लोग बोलेंगे अनुदैर्घ्य तरंगे है। प्रकाश कैसी तरंगे है, तो उसको बोलेंगे अनुप्रस्थ तरंगे हैं। प्रकाश का वेग निर्वात में जो होता है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होता है। प्रकाश की तरंग दैर्घ्य 3900 एंगस्ट्रॉन से 7800 एंगस्ट्रॉन होता है। नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं प्रकाश का परावर्तन। देखिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। देखिए, प्रकाश का परावर्तन क्या होता है। जब प्रकाश किसी चिकने व पालिशदार तल से टकराता है तो टकराने के पश्चात उसका अधिकांश भाग उसी माध्यम में वापस लौट जाता है। यह घटना प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। देखिए, प्रकाश जो होता है किसी चिकने तल से टकराता है, यह जो चिकना तल है इससे कोई भी प्रकाश किरण टकराता है तो जिस डायरेक्शन से आता है उसी डायरेक्शन में वापस लौट जाता है। प्रकाश के इस गुण को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। तो देखिए, जो किरण आती है उसको आपतित किरण बोला जाता है, और जो किरण वापस लौट कर जाती है टकरा करके वह परावर्तित किरण कहा जाता है। और यह एक काल्पनिक रेखा खींची जाती है जिसको अभिलंब बोलते हैं। आपतित किरण तथा अभिलंब के बीच में जो कोण बनता है उसको आपतन कोण बोलते हैं, और परावर्तित किरण तथा अभिलंब के बीच में जो कोण बनता है उसे परावर्तन कोण कहते हैं। अब यहीं पर यह देख लीजिएगा कि यह जो दर्पण या फिर जो चिकना तल है, यह इस वाले पॉइंट को हम लोग बोलते हैं आपतन बिंदु। प्रकाश के परावर्तन के नियम। देखिए, प्रकाश के परावर्तन के मुख्यतः जो है दो नियम हैं, तो दोनों को देख लेते हैं। पहला नियम क्या कहता है। पहला नियम कहता है कि आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर अभिलंब तीनों एक ही तल पर स्थित होते हैं। देखिए, यहाँ पर जो यह एक है समतल दर्पण है,
यह क्या है कि एक आपतित किरण लिखा गया है, आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब तीनों एक ही तल पर स्थित होता है। यह प्रकाश के परावर्तन का प्रथम नियम कहता है। फिर से सुनिए, आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब तीनों एक ही तल पे स्थित होता है। इसे प्रकाश का परावर्तन का प्रथम नियम कहते हैं। और दूसरी नियम क्या कहता है कि आपतन कोण का मान परावर्तन कोण के बराबर होता है। तो यह आपतन कोण जो आई होता है, परावर्तन कोण आर, यह दोनों बराबर होते हैं, यह द्वितीय नियम कहता है। सेकंड नियम देख लीजिए, यहाँ पर लिखा गया आपतन कोण सदैव परावर्तन कोण के बराबर होता है। यहाँ पर कोण आई बराबर कोण आर लिखा गया है। तो अगर से आपसे पूछा है परावर्तन के नियम, तो वह जो है फिगर बना देंगे और यह दोनों नियम लिख देंगे, पूरा नंबर मिलेगा। अब अगर से न्यूमेरिकल पूछ देता है कि अगर से मान लीजिए कोई दर्पण रखा है, समतल दर्पण है, इस पर कोई एक मतलब लाइट जला रहे हैं, 30 अंश का कोण बना रही है, यह विलंब से 30 अंश का कोण बना रही है, तो यह परावर्तन के पश्चात वह कितने अंश का कोण बनाएगी? तो वह भी 30 ही अंश का कोण बनाएगी। आगे देखते हैं हम लोग। अगली टॉपिक है दर्पण। दर्पण की परिभाषा। दर्पण वह युक्ति है जो अपने ऊपर आपतित संपूर्ण प्रकाश विकिरणों को नियमित रूप से परावर्तित कर देती है। तो दर्पण जो होता है, यह आने वाली सभी प्रकाश किरणों को तुरंत ही रिफ्लेक्ट कर देता है, यानी अवशोषित न करके तुरंत वापस भेज देता है, तो उसे दर्पण कहते हैं। दर्पण मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं, समतल दर्पण, गोली दर्पण और परवलयाकार दर्पण। तो हम लोग मुख्यतः देखने वाले हैं यह दोनों दर्पण, समतल दर्पण और गोली दर्पण। पहला देख लेते हैं समतल दर्पण। ऐसा दर्पण जिसका परावर्तित पृष्ठ समतल होता है उसे समतल दर्पण कहते हैं। देखिए यहाँ पर एक दर्पण है जो कि एकदम सपाट है, समतल है, मतलब एकदम सीधा में है, तो उसे हम लोग एक तरफ अगर से कलई कर दिया जाए और एक तरफ परावर्तक के लिए छोड़ दिया जाए, तो यह जो दर्पण बनेगा उसे समतल दर्पण कहते हैं। और समतल दर्पण में मुख्यतः याद करने वाले 2 पॉइंट हैं कि इसकी वक्रता, त्रिज्या तथा फोकस दूरी दोनों ही अनंत होती है, यह पॉइंट याद रखिएगा। और अगर से मान लीजिए किसी व्यक्ति को अपना पूरा फिगर देखना है समतल दर्पण में, तो उसको अपने लंबाई की आधी लंबा दर्पण चाहिए देखने के लिए। जैसे मान लेते हैं कोई व्यक्ति 6 फीट का है, तो उसको अपना पूरा फिगर देखना है, तो उसे मुख्यतः 3 फीट लंबा दर्पण चाहिए देखने के लिए। यह दोनों टॉपिक याद रखिएगा, पूछ देता है बहुविकल्पी में। नेक्स्ट देखते हैं गोली दर्पण। तो गोली दर्पण क्या होता है? चलिए, गोली दर्पण कांच के खोखले गोले का कटा हुआ भाग होता है। इसके एक तल पर पारे की कलई अथवा लाल ऑक्साइड का पेंट होता है तथा दूसरा तल परावर्तक तल होता है। गोली दर्पण एक खोखले गोले का कटा हुआ भाग होता है। एक खोखला गोला है कांच का, उसको एक तरफ से काट दिया जाए, तो कटे हुए भाग पर अगर से इस तरीके से मान लीजिए यह है, इसके कटे हुए भाग पर, उभरे हुए भाग पर अगर से हम लोग कलई कर दे और परावर्तन के लिए दबा हुआ भाग छोड़ दे, तो यह जो दर्पण बनेगा उसको बोलेंगे अवतल दर्पण। और अगर से कटे हुए भाग के दबे हुए भाग पर कलई कर दें और परावर्तन के लिए उभरा हुआ भाग छोड़ दें, तो इस प्रकार से जो दर्पण बनेगा उसको बोलेंगे उत्तल दर्पण।
दर्पण मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। पहला जो है अवतल दर्पण। अवतल दर्पण वह दर्पण जिसमें परावर्तन दबे हुए तल से होता है, अर्थात गोले का उभर भीतरी भाग परावर्तक तल होता है, उसे अवतल दर्पण कहते हैं। देखिए स्टेटमेंट ये जो लिखा गया है वो अपने भाषा में लिखिए आप लोग कि गोली दर्पण का वह भाग जिस पर क्या किया उभरे हुए भाग पे कलई कर दें और परावर्तक के लिए दबा हुआ भाग छोड़ दें तो यह जो दर्पण बनेगा उसे अवतल दर्पण कहते हैं। ठीक है। और यह जो लाइन होती है उसको हम लोग मुख्य अक्ष बोलते हैं और मुख्य अक्ष जिस बिंदु से होकर जाती है उसे पोल बोलते हैं, ध्रुव बोलते हैं। यह सब हम लोग परिभाषा भी देखने वाले हैं। देखिए अवतल दर्पण जो है इसको हम लोग कनकेव मिरर या अभिसारी दर्पण भी कहते हैं। अभिसारी दर्पण इसलिए कहते हैं कि यह सभी प्रकाश किरणों को एक बिंदु पर फोकसित करता है, इसलिए इसे हम लोग अभिसारी लेंस कहते हैं। नेक्स्ट है उत्तल दर्पण। वह दर्पण जिसमें परावर्तन उभरे हुए तल से होता है, अर्थात गोले का बाहरी भाग परावर्तक तल होता है, उत्तल दर्पण कहलाता है। उत्तल दर्पण में क्या होता है कि दबे हुए भाग पे कलई कर दी जाती है और परावर्तक के लिए जो होता है उभरा हुआ भाग छोड़ दिया जाता है, तो यह जो दर्पण बन के तैयार होता है उसे उत्तल दर्पण कहते हैं। और इसे अपसारी दर्पण कहते हैं। अपसारी दर्पण कहते हैं क्योंकि यह क्या करता है किरणों को फैलाने का कार्य करता है। अब देख लेते हैं हम लोग दर्पण के उपयोग में। पहले टॉपिक देख लेते हैं उत्तल दर्पण के उपयोग। तो देखिए उत्तल दर्पण का उपयोग दाढ़ी या हजामत करने में अवतल दर्पण का उपयोग देख रहे हैं। दाढ़ी या हजामत बनाने में अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। तो जो सैलून होता है, सैलून में क्या होता है कि अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है जिससे कि चेहरा थोड़ा सा निखरा हुआ और सुंदर दिखाई देता है। नेक्स्ट इसका उपयोग देख लेते हैं। नेक्स्ट है डॉक्टरों द्वारा नाक, कान, गला इत्यादि जांच करने में जो होता है अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं। डिश एंटीना। डिश एंटीना जो परावर्तक पृष्ठ होता है वह अवतल दर्पण होता है। सैटेलाइट से आने वाली तरंगों को यह परावर्तित पृष्ठ एंटीना के ऊपर फोकसित कर देता है। सर्च लाइट टार्च जो होता है, सर्च लाइट वाहनों की हेडलाइट इसमें इसके परावर्तक पृष्ठ के रूप में अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। तो जो हेडलाइट होती है, हेडलाइट में यहाँ पर बत्ती लगी होती है, तो बत्ती के इधर जो यह सब है यह कर्व में घूमा रहता है, यह सब अवतल दर्पण ही होता है जो क्या करता है कि प्रकाश को अच्छे से फोकसित करता है। उत्तल दर्पण के उपयोग। उत्तल दर्पण का मुख्यतः उपयोग मोटर वाहन में पीछे का ट्रैफिक देखने के लिए उत्तल दर्पण द्वारा किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब सीधा तथा छोटा बनता है। तो जो साइड मिरर होते हैं वाहन को पीछे से देखने के लिए कि कौन से बाइक या फिर वाहन आ रहे हैं कौन से नहीं आ रहे हैं, देखने के लिए जो साइड मिरर लगा होता है वह उत्तल दर्पण का होता है। अतः उत्तल दर्पण का उपयोग करके हम कार मोटर वाहन के पीछे की विस्तृत क्षेत्र का छोटा
और सीधा प्रतिबिंब उत्तल दर्पण में देख सकते हैं। सड़क या चौराहे पर लगी बत्तियों में परावर्तक के रूप में भी उत्तल दर्पण का उपयोग किया जाता है। देखिए, जो स्ट्रीट लाइट होती है, सड़क के किनारे पर लगा हुआ होता है, उसमें क्या होता है, उत्तल दर्पण का उपयोग किया जाता है। यह क्या करता है, प्रकाश किरणों को अपसारित यानी फैला देता है, अतः प्रकाश अधिक क्षेत्रफल में फैल सके इसलिए इस बत्ती में परावर्तक पृष्ठ उत्तल दर्पण होता है। अब देख लेते हैं हम लोग दर्पण से संबंधित कुछ परिभाषाएं। दर्पण से संबंधित तो देखिए, पहले हम लोग देख लेते हैं ध्रुव क्या होता है। तो ध्रुव जो होता है, गोली दर्पण के परावर्तित पृष्ठ के मध्य बिंदु को दर्पण का ध्रुव कहते हैं। इसे चित्र में P द्वारा प्रदर्शित करते हैं। जैसे मान लेते हैं यह एक दर्पण है और यह इस तरीके से कलई कर दिए तो हम लोग यह बन गया अवतल दर्पण। यहाँ पर एक ये जो पृष्ठ है यानी परावर्तक पृष्ठ का मध्य बिंदु जो होगा, यहाँ से लेके यहाँ तक है परावर्तक पृष्ठ, तो इसका मध्य बिंदु जो होगा यह ध्रुव कहलाएगा और ध्रुव को हम लोग P से प्रदर्शित करते हैं। वक्रता केंद्र, गोली दर्पण जिस गोले का भाग होता है उसके केंद्र को वक्रता केंद्र कहते हैं। गोली दर्पण जिस खोखले गोले का भाग होता है उसके केंद्र को वक्रता केंद्र कहते हैं। देखिए, यहाँ पर यही से दर्पण को अगर इस तरीके से हम लोग आगे बढ़ाएं तो ये एक गोले का आकार लेगा। तो जब यह एक गोला बनेगा तो गोले का एक केंद्र होगा, तो यह जो केंद्र होगा वही वक्रता केंद्र कहलाता है और इसे C से प्रदर्शित करते हैं। वक्रता त्रिज्या, तो वक्रता त्रिज्या क्या होता है, दर्पण के ध्रुव से वक्रता केंद्र के बीच की दूरी को वक्रता त्रिज्या कहते हैं और इसे R से प्रदर्शित करते हैं। यह मान लेते हैं यह दर्पण है और दर्पण का यहाँ पर जो है वक्रता केंद्र है और इसे जो है C से प्रदर्शित कर दिए हैं। तो वक्रता केंद्र तथा यह जो ध्रुव है इसके बीच की जो दूरी होगी उसी को वक्रता त्रिज्या कहते हैं और इसे R से प्रदर्शित करते हैं। मुख्य अक्ष, दर्पण के ध्रुव और वक्रता केंद्र से होकर जाने वाली रेखा को दर्पण का मुख्य अक्ष कहते हैं। इसको चित्र में PC मुख्य अक्ष भी कहते हैं। तो देखिए, यहाँ पर मान लेते हैं यहाँ पर इस तरीके से यह दर्पण है और दर्पण में यहाँ से होकर जा रहा है जिस बिंदु से उसको पोल बोलेंगे और इसका जो वक्रता केंद्र होगा वह C है। तो यह C और P यह पोल है, इसको मिलाने वाली जो रेखा होगी वही मुख्य अक्ष कहलाती है। अब है अगला मुख्य फोकस। यह इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। तो गोली दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर आपतित किरण परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के जिस बिंदु से होकर जाती है या जिस बिंदु से होकर जाती हुई प्रतीत होती है उस बिंदु को दर्पण का मुख्य फोकस कहते हैं। इस और इसे F से प्रदर्शित करते हैं। यह मान लेते यह दर्पण है और यह मुख्य अक्ष है। मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली जो किरणें होंगी आएगी तो परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष को जिस बिंदु पर काटेंगी उसी को हम लोग फोकस कहते हैं या मुख्य फोकस कहते हैं और इसे कैपिटल C से प्रदर्शित करते हैं। और फोकस जो मुख्य फोकस है और ध्रुव के बीच की दूरी को हम लोग फोकस दूरी कहते हैं और इसे स्मॉल f से प्रदर्शित करते हैं।
फोकस दूरी गोली दर्पण के ध्रुव और मुख्य फोकस के बीच की दूरी को उस दर्पण की फोकस दूरी कहते हैं और इसे स्मॉल एफ से प्रदर्शित करते हैं। तो देखिए, यह मान लेते हैं यह दर्पण है, दर्पण का यह पी पॉइंट है यानी ध्रुव है, और यहाँ पर वक्रता केंद्र है, और इसके मध्य में इसके समांतर जो किरणें आएंगी तो यह परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु से होकर जाएगी उसे हम लोग मुख्य फोकस कहते हैं, और मुख्य फोकस और पोल के बीच की जो दूरी होती है उसी को फोकस दूरी कहते हैं और इसे स्मॉल एफ से प्रदर्शित करते हैं। और यहाँ पर जो यह लाइन देख रहे हैं हम लोग, इसको बोलते हैं मुख्य अक्ष या प्रधान अक्ष। और यह वाली देखिए, यह जो दूरी है वक्रता, बीच का जो सेंटर है इसको वक्रता केंद्र कहते हैं। वक्रता केंद्र और पोल के बीच की दूरी को हम लोग वक्रता त्रिज्या कहते हैं। यह सारी परिभाषाएं कब मतलब हमें विश्वास है कि समझ में आ गया होगा, इस वजह से आगे चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है दर्पण की वक्रता त्रिज्या तथा फोकस दूरी में संबंध। तो दर्पण की फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या का आधी होती है। तो दर्पण की फोकस दूरी होती है जो, यह मान लेते हैं दर्पण है, यहाँ पर इसकी वक्रता त्रिज्या c है और यहाँ पर इसका फोकस f है। तो इसके बीच की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं और इसके बीच की दूरी को हम लोग वक्रता त्रिज्या कहते हैं और इसे r से प्रदर्शित करते हैं। तो यह जो होगा, यह r वह यफ का दूना होगा, यानी यफ को निकालना होगा तो हम लोग को आर का आधा करना पड़ेगा। तो फोकस दूरी जो होती है वक्रता त्रिज्या का आधी होती है, यानी हम लोग फोकस दूरी बराबर लिखेंगे वक्रता त्रिज्या बटा के 2, या फिर अगर इसी को लिख सकते हैं यफ बराबर r/2। किरण आरेख से प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात करना। तो देखिए, हम लोग अब पहले देखेंगे किरण आरेख खींचने के नियम। किरण आरेख खींचने के लिए मुख्यतः 3 नियम अनिवार्य हैं। पहला है, दर्पण की मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरण परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष मुख्य फोकस से जाती है या जाती हुई प्रतीत होती है। उससे देखिए, पहला नियम जो है वह देख लेते हैं क्या बोला है। पहला नियम जो है वह है कि अगर से यह अवतल दर्पण है, एक मिनट, हाँ, यह अवतल दर्पण है तो इसमें क्या होगा कि अगर से मुख्य अक्ष के समांतर कोई किरण आ रही है तो परावर्तन के पश्चात वह फोकस से होकर जाएगी, पहला नियम। और यहाँ पर अगर से उत्तल दर्पण है तो यह मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली किरणें, अब देखिए परावर्तन के तो इधर चले जाएगा लेकिन इसको पीछे मिलाएंगे तो ये आभासी रूप से मिलेगा, जिस बिंदु पर मिलेगा उसी को हम लोग फोकस कहेंगे, और यह प्रथम नियम है। तो इसको याद रखिएगा कि मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली किरणें परावर्तन के पश्चात फोकस से होकर जाती हैं। सेकंड नियम है, मुख्य फोकस में से होकर जाने वाली, या जो होगा मुख्य फोकस की ओर आने वाली किरण दर्पण से परावर्तित होकर मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। तो देखिए, यह जो होगा, अब इसमें क्या हो रहा था कि अगर से मुख्य अक्ष के समांतर कोई किरण आ रही थी तो परावर्तन के पश्चात फोकस से होकर जा रही थी। अब यह सेकंड नियम क्या कहता है कि अगर से कोई किरण जो है मुख्य फोकस से होकर जा रही है तो यह क्या होगी, परावर्तन के पश्चात तो वह मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी या फिर समांतर होती हुई प्रतीत होगी। थर्ड नियम देख लेते हैं। थर्ड नियम कहता है
वक्रता केंद्र से होकर जाने वाली किरणें या वक्रता केंद्र की ओर आने वाली किरणें फोकस के पश्चात अपने ही मार्ग पर वापस लौट जाती हैं। देखिए क्या यह नियम जो है इसको सुनिए, यह थोड़ा सा और लग रहा होगा पढ़ करके, इसको सुनिए ध्यान से। यह लिखेंगे हम लोग कि वक्रता केंद्र से होकर आने वाली किरणें परावर्तन के पश्चात उसी मार्ग पे वापस लौट जाती हैं। इसे हम लोग थर्ड नियम कहते हैं। परा जो दर प्रतिबिंब बनाने के लिए मुख्यतः 3 नियम चाहिए। फिर से देख लीजिए, पहला जो नियम क्या कहता है कि अगर से कोई दर्पण है और इसके मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली किरणें परावर्तन के पश्चात फोकस से होकर जाएगी। और दूसरा का जो नियम कहता है कि अगर से कोई किरण यह फोकस से होकर आ रहा है तो परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगा। और तीसरा नियम कहता है कि अगर से कोई किरण वक्रता केंद्र से आ रहा है तो परावर्तन के पश्चात उसी मार्ग पे वापस लौट जाएगा। यह तीनों नियम के जरिए से हम लोग प्रतिबिंब बनाना अभी सीखेंगे। अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना। देखिए अवतल दर्पण में हम जो है कि 6 पोजीशन पे रख करके वस्तुओं को प्रतिबिंब देखेंगे। तो पहला स्थिति है अगर से वस्तु अनंत पर रखी हो। तो जब वस्तु मान लेते, यह देखिए दर्पण है और यह मुख्य अक्ष हो गया और वस्तु को हम लोग अनंत पे रख दिए हैं और अनंत पे जब वस्तु रखी हुई है तो इससे आने वाली किरणें मुख्य अक्ष के समांतर परावर्तन के पश्चात फोकस से होकर जाएगी। और अगर से यह इस साइड से आ रही है तो यह भी परावर्तन के पश्चात फोकस से होकर जाएगी। तो जहाँ यहाँ पर जो मिल रही है, जहाँ पर किरणें मिलेंगी वहीं पर प्रतिबिंब बनेगा। यानी प्रतिबिंब बनने के लिए 2 किरणों का मिलन होना अनिवार्य है। तो यहाँ पर किरण मिल रही है और यह बिंदु है फोकस। तो हम लोग लिखेंगे इसका जो निष्कर्ष निकलेगा प्रतिबिंब की स्थिति, तो लिखेंगे फोकस पर। प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? फोकस तल पर या फोकस पर। और प्रतिबिंब की प्रकृति क्या है एवं आकार क्या है? तो अवतल दर्पण में 5 कंडीशन में हम लोग वास्तविक प्रतिबिंब बनाएंगे और 1 कंडीशन में काल्पनिक होगा। तो इसमें लिखेंगे हम लोग वास्तविक बनेगा, उल्टा बनेगा, वस्तु से बहुत छोटा बनेगा यानी अत्यंत छोटा बनेगा, बिंदु आकार का बनेगा। तो पहला कंडीशन हम लोग देखें कि अगर से अवतल दर्पण में प्रतिबिंब अनंत पर रखी है तो उसका वस्तु अनंत पे रखी है तो उसका प्रतिबिंब जो है फोकस पे बिंदु आकार का बनेगा। नेक्स्ट देखते हैं। सेकंड है जब वस्तु अनंत तथा वक्रता केंद्र के बीच में हो। तो देखिए इधर अनंत है और वक्रता केंद्र यहाँ पर, इसके बीच में अगर से वस्तु रखी है तो हम लोग 2 लाइनें गुजारेंगे। एक मुख्य अक्ष के समांतर, वह जो होगा वह फोकस से होकर जाएगा। और दूसरा अगर से फोकस से होकर गुजारेंगे तो परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएंगी और ये दोनों किरणें यहाँ पर मिलेंगी और यहाँ पर प्रतिबिंब बनेगा। तो प्रतिबिंब जो बनेगा उसकी प्रकृति कैसी होगी और कहाँ पर बनेगा? तो प्रतिबिंब की स्थिति की बात करें तो वह फोकस तथा वक्रता केंद्र के बीच में बनेगा। तो यहाँ पर देखिए फोकस है और वक्रता केंद्र यहाँ पर इन दोनों के बीच में बना है। और आकार और आकृति की बात करें तो यह वास्तविक बना है, उल्टा बना है, वस्तु से छोटा बना है। देखिए उल्टा अगर से प्रतिबिंब बन रहा है तो वह वास्तविक ही बनेगा, यानी वास्तविक बनेगा तो उल्टा बनेगा और उल्टा बनेगा तो वास्तविक भी बनेगा। यह जो है एक दूसरे से संबंधित है। नेक्स्ट देख लेते हैं। अब जब वस्तु क्या हो? वक्रता केंद्र पर हो। थर्ड वाला कंडीशन है कि जब वस्तु कहाँ पर हो? वक्रता केंद्र पर हो। तो जब वस्तु वक्रता केंद्र पर होती है तो इसका परावर्तन देखिए यह लेकर जाएंगे मुख्य अक्ष के समांतर तो यह परावर्तन के पास फोकस होकर जाएगी। और दूसरा अगर से फोकस से होकर जाएंगे तो मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगा और यह दोनों की लाइनें जो होंगी वह फोकस पे आकर के मिलेंगी। और इसकी बात करें प्रकृति की, आकार की, तो यह जो होगा
वक्रता केंद्र पर ही बनेगा। इसका जो प्रतिबिंब होगा वक्रता केंद्र पर ही बनेगा, वास्तविक बनेगा, उल्टा बनेगा, वस्तु के बराबर आकार का बनेगा, यानी वस्तु और प्रतिबिंब दोनों की साइज सेम होने वाली है इस स्थिति में। नेक्स्ट है वस्तु की स्थिति जब वक्रता केंद्र और फोकस के बीच हो। जब हम लोग वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में वस्तु को रखेंगे तो इसको फिर एक लाइन गुजार रहे हैं मुख्य अक्ष के समांतर तो फोकस से होकर जाएगा, और दूसरा अगर से फोकस से होकर गुजारेंगे तो यह मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगा, जो कि आपस में मिलेंगे कहाँ पर, तो यह मिलेगा वक्रता केंद्र और अनंत के बीच में। तो प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात करें तो वक्रता केंद्र और अनंत के बीच में बनेगा। और प्रतिबिंब की प्रकृति एवं आकार की बात करें तो वास्तविक बनेगा, उल्टा बनेगा, वस्तु से बड़ा बनेगा। वस्तु से क्या बनेगा? बड़ा बनेगा। नेक्स्ट देखते हैं। जब वस्तु फोकस पर रखी हो, तो जब वस्तु फोकस पे रख देंगे तो यह क्या होगा, मुख्य अक्ष के समांतर गुजारेंगे तो ये फोकस से होकर जाएगा, और दूसरा किरण जो होगा यहाँ वक्रता केंद्र से लेकर गुजारेंगे तो वह उसी मार्ग पे वापस लौट जाएगा। तो यह जो किरण होगी यह यहाँ पर नहीं मिलेगी, यह कहीं अनंत पर जाकर मिलेगा। यह हमको पता नहीं कहाँ पर मिलेगा, इसलिए इसकी स्थिति को बता देंगे, लेकिन यह श्योर है कि यह मिलेगा ही। तो इसको लिख देंगे कि प्रतिबिंब की स्थिति अनंत पर होगी, और प्रतिबिंब की प्रकृति एवं आकार की तो यह वास्तविक बनेगा, उल्टा बनेगा, वस्तु से बहुत बड़ा बनेगा। यानी हम लोग को किसी वस्तु का बहुत बड़ा अवतल दर्पण में प्रतिबिंब बनाना है तो उसको फोकस पे रख देंगे। नेक्स्ट देख लेते हैं। ये आखिरी कंडीशन है कि जब हम लोग वस्तु को कहाँ रखें, मुख्य फोकस तथा ध्रुव के बीच में। तो जब हम लोग मुख्य फोकस और ध्रुव के बीच में वस्तु को रख देते हैं तो यह किरण जो होगी इस तरीके से गुजारेंगे, फोकस से होकर जाएगी, और दूसरा का वक्रता केंद्र से गुजारेंगे तो यह इधर तो नहीं है मिलने वाले, क्योंकि यह देख रहे हैं कि बीच की दूरियां बढ़ती जा रही हैं, तो ये श्योर है कि आगे नहीं मिलेगा। तो इसको हम लोग दर्पण के पीछे बढ़ाएंगे, और दर्पण के पीछे बढ़ाते हैं तो यहाँ पर मिलता हुआ प्रतीत होता है। तो इसके लिए प्रतिबिंब की स्थिति की बात करें तो दर्पण के पीछे लिखेंगे, और प्रतिबिंब की प्रकृति एवं आकार तो यह आभासी होगा और सीधा होगा। जब आभासी बनेगा तो सीधा बनेगा, और वस्तु से बड़ा बनता है प्रतिबिंब। तो हम लोग यहाँ पर 6 कंडीशन देखे हैं। पहले क्या था कि अगर से मान लेते हैं यह अवतल दर्पण है, 6 कंडीशन को एक बार देख लेते हैं रिव्यू में। यहाँ पर फोकस है, और यहाँ पर वक्रता त्रिज्या है, और यह अनंत है। अनंत पॉइंट पर अगर से वस्तु रखा है, पहला वस्तु रख रहे हैं यहाँ पर, तो प्रतिबिंब बना है फोकस पे पहले नंबर का। और अगर से हम लिखें अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में रखें प्रतिबिंब, तो सॉरी वस्तु, तो प्रतिबिंब जो बना है वह फोकस तथा वक्रता केंद्र के बीच में बना है। और तीसरका वाला कंडीशन पे हम लोग जो है वस्तु को वक्रता केंद्र पर रखे हैं तो प्रतिबिंब भी वक्रता केंद्र पर ही बना है, एकदम सेम आकार का। और चौथे कंडीशन में वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में रखे हैं तो इसका जो प्रतिबिंब बना है वक्रता केंद्र और अनंत के बीच में बना है। और पांचवें में रखे हैं हम लोग फोकस पे, तो इसका प्रतिबिंब अनंत पे बना है, और पांचवें कंडीशन पे अनंत पे बना है। और छठवें कंडीशन पे क्या किए हैं कि फोकस और ध्रुव के बीच में रखे हैं तो इसका प्रतिबिंब जो है यह दर्पण के पीछे सीधा बना है, वस्तु से बड़ा बना है और आभासी बना है। तो यह 6 कंडीशन को आप लोग अच्छे से देख लीजिएगा। अब हम लोग देख लेते हैं उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब का बनना। और उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब बनाने के लिए मुख्यतः बस 2 ही फिगर कार्य करेंगे। पहले स्थिति में हम लोग वस्तु को अनंत पर रखेंगे, तो जब वस्तु को अनंत पर रखा जाएगा तो यह क्या होगा, किरण को बुलाएंगे तो ये इधर चला जाएगा, और इसको पीछे मिलाएंगे तो ये आभासी रूप से मिलेगा, और यह वाली किरण जो आएगी इस ये भी इधर चली जाएगी,
और इसको भी पीछे बढ़ाएंगे तो एक बिंदु पर मिलेंगे जिसको फोकस कहते हैं, और फोकस पे ही यह प्रतिबिंब बनेगा। तो प्रतिबिंब की स्थिति कहाँ होगी? फोकस पर होगा। और प्रतिबिंब के प्रकृति एवं आकार की बात करें तो यह आभासी बनेगा, सीधा बनेगा और बहुत छोटा बनेगा। और यह जब अनंत पर होगा तब हम लोग का फोकस पे बनेगा। उसके बाद सेकंड की बात करें, जब वस्तु को क्या कर दिया जाए, वस्तु को अनंत तथा ध्रुव के बीच में कहीं पर भी रखें, अनंत तथा ध्रुव के बीच में हम लोग कहीं पर रखें तो प्रतिबिंब की स्थिति मुख्य फोकस तथा ध्रुव के बीच में ही बनेगा और आभासी बनेगा, सीधा बनेगा, वस्तु से छोटा बनेगा। तो देख लीजिए इस फिगर में हम लोग, अगर से हम लोग इस वाले में वस्तु को कहीं पर भी रख रहे हैं अनंत को छोड़ करके, तो हम लोग का प्रतिबिंब जो होगा सदैव वह फोकस तथा ध्रुव के बीच में बनेगा, वो सीधा बनेगा और आभासी बनेगा, वस्तु से छोटा बनेगा। नेक्स्ट टॉपिक है गोलीय दर्पण के यू भी एफ में संबंध। तो यू भी एफ में जो संबंध होता है इससे हम लोग लिखेंगे तो यह होता है 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। यही तीनों में संबंध है और इसी को बोलते हैं दर्पण सूत्र। इसे बोलते हैं दर्पण सूत्र। तो दर्पण सूत्र बोला जाएगा तो हम लोग यही फार्मूला लिखेंगे, जहाँ पर जो भी होता है, सॉरी यू है जो, वह वस्तु की दूरी मतलब दिखाई जाती है। जैसे यह मान लेते दर्पण है, दर्पण से यह फोकस हो गया और यहाँ पर वक्रता केंद्र हो गया और यहाँ पर वस्तु रखी है, तो वस्तु की और जो यह पोल है इसके बीच की दूरी को हम लोग यू से दिखाते हैं। और प्रतिबिंब जहाँ पर बनेगा, प्रतिबिंब और पोल के बीच की जो दूरी होती है उसे हम लोग भी से प्रदर्शित करते हैं। तो मुख्यतः जो u होगा वह वस्तु की दूरी बतलाएगा और v जो होता है वह प्रतिबिंब की दूरी बतलाएगा और f जो होता है यह फोकस दूरी बताता है। नोट पॉइंट, दर्पण के ध्रुव से बाईं ओर स्थित वस्तु की दूरी ऋणात्मक तथा दर्पण से दाईं ओर स्थित वस्तु धनात्मक ली जाती है। यहाँ पर देख लेते हैं, जैसे दर्पण यह है, मान लेते हैं एक दर्पण यह बना हुआ है तो और इसका यह जो है यह पोल है और इस तरीके से कलई कर दिए तो यह अवतल दर्पण हो गया। और इसको अगर से बात करें, इसको कलई कर दिए और यहाँ इसका पोल है, तो इसमें जो होगा इसके यह दायां साइड होगा और यह बायां साइड। तो लिखा गया बाईं तरफ जो होता है ऋणात्मक लेते हैं, तो इधर जो होता है यह ऋणात्मक, सारी चीज़ें ऋणात्मक में होंगी। यह चिन्ह परिपाटी जो नियम इसी को कहते हैं। इसमें क्या करेंगे हम लोग, यह जो है मुख्य अक्ष के इस पर एक परपेंडिकुलर लाइन खींच देंगे तो यह चतुर्थांश बन जाएगा। और चतुर्थांश में क्या होता है कि इस तरफ जो होता है यह प्लस में होते हैं और इधर की बात करते हैं माइनस में होता है। ऊपर भी प्लस होता है और नीचे माइनस होता है, यानी इधर जो भी चीज़ें काउंट करेंगे, गणना करेंगे, वह सब निगेटिव में होगा और इधर की बात करते हैं सब पॉजिटिव में होंगे। और ऊपर जो होगा यह प्लस में होगा और नीचे माइनस में। इसी तरीके से हम लोग उत्तल दर्पण में बात करें तो इधर जो होगा यह सब निगेटिव में होगा और इधर की बात करें पॉजिटिव में होगा। ऊपर जो होगा यह प्लस में होगा और नीचे वाला माइनस में होगा। और इसमें अवतल दर्पण में लगभग सभी चीज़ें माइनस में ही होती हैं, सब के सब निगेटिव में होते हैं। बस एक कंडीशन में जो होता है प्रतिबिंब जो होता है पॉजिटिव बनता है, नहीं तो सब के सब हम लोग के निगेटिव ही होते हैं। और दूसरी नोट पॉइंट याद रखने वाली बात यह है कि यू जो होता है यह उत्तल दर्पण हो चाहे अवतल दर्पण हो, यह सब में निगेटिव होता है। अब यहाँ पर फोकस की बात करें तो उत्तल दर्पण में, सॉरी उत्तल दर्पण इधर है, उत्तल दर्पण में फोकस जो होता है यह पॉजिटिव होता है और इसमें तो मुख्यतः सब कुछ माइनस में होता ही है। रेखीय आवर्धन क्षमता, लीनियर मैग्निफिकेशन।
प्रतिबिंब की लंबाई तथा वस्तु की लंबाई के अनुपात को रेखीय आवर्धन कहते हैं और इसे स्मॉल m से प्रदर्शित करते हैं। तो देखिए यहाँ पर आई अपान में ओ जो लिखा गया है यह है प्रतिबिंब की लंबाई और बटा में है यह वस्तु की लंबाई, और इसी को हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पर, यह जो है प्रतिबिंब की दूरी और यह बटा में वस्तु की दूरी है और यह निगेटिव में लिखा गया है। तो ये इस बात को याद रखिएगा कि हम लोग यह रेखीय आवर्धन जो है उसको निकालने के लिए हम लोग आई अपान में ओ भी लिख सकते हैं और यहाँ पर भी अपान में यू भी लिख करके निकाल सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है प्रकाश का अपवर्तन। यह भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। प्रकाश का अपवर्तन किसे कहते हैं? तो जब प्रकाश, इसको इत्मीनान समझिए, बहुत ही इजी टॉपिक है, लेकिन इसमें क्या होता है कि लोग रीड करते हैं, रीड करने से नहीं, समझ करके इसे आसानी से समझा जा सकता है। जब प्रकाश किसी एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है तो प्रकाश का वेग, वह दिशा बदल जाता है। इस घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। तो देखिए, अगर से मान लेते हैं कोई एक माध्यम है, हम लोग यह पानी मार्क कर लेते हैं, पानी इधर है, ऊपर से हम लोग टॉर्च ऑन करेंगे, यह देखिए यह वायु जो है यह इधर वायु है, वायु से पानी में आ रहा है, तो देखिए इसकी डेंसिटी जो है वह क्या होगी, कम है, तो इसको हम लोग विरल माध्यम बोल सकते हैं, विरल माध्यम। और जिधर डेंसिटी अधिक होगी उसको सघन माध्यम बोलेंगे। तो जब हम लोग प्रकाश को उजागर करेंगे तो यह क्या होगा कि जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है तो वह अपने मार्ग से विचलित हो जाएगा। वह या तो क्या होगा, यह दूर भाग जाएगा या तो फिर पास आ जाएगा। अब इस वाले कंडीशन में बात करें तो वायु से अगर हम लोग पानी में करेंगे तो यह अवलंब की ओर झुक जाता है। प्रकाश के इसी घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। यानी इसका हम लोग परिभाषा की बात करें तो 2-3 परिभाषा लिख सकते हैं। सुनिए पहले एक परिभाषा। जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है तो अपने मार्ग से विचलित हो जाता है। प्रकाश के इस गुण को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। यह नियम हो गया। दूसरा अगर से हम लोग लिखें तो यह लिख सकते हैं कि विरल माध्यम से सघन माध्यम में अगर से कोई प्रकाश की किरण आएगी तो वह अभिलंब की ओर झुक जाती है। यह प्रकाश के इस गुण को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। देखिए, इसको जाना चाहिए था इस डायरेक्शन में, वह झुक करके इधर आ गई है। क्यों? क्योंकि हम लोग ये जानते हैं कि विरल में चलना आसान होता है, सघन में चलने में कठिनाई आती है। तो क्या होती है, अभिलंब की ओर झुक जाती है। अब यही अगर से मान लेते हैं सघन माध्यम इधर है, डेंसिटी इधर है और विरल इधर है, इससे कम डेंसिटी वाला इधर है, तो इसमें क्या होगा कि जब किरण आएगी तो इसको जाना चाहिए इस डायरेक्शन में, लेकिन इस डायरेक्शन में न जा करके वह चली जाएगी अभिलंब से दूर। तो जब विरल से सघन में जाएगी तो अभिलंब की ओर झुक जाती है। अब सघन से विरल की ओर जाएगा तो अभिलंब से दूर हट जाता है। प्रकाश के इसी गुण को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। अब जो किरण आती है उसे आपतित किरण बोलते हैं और जो अपवर्तित हो जाती है यानी जो जाती है दूसरे माध्यम में उसे अपवर्तित किरण कहते हैं। और यह जो लाइन है इसे अभिलंब कहते हैं। तो आपतित किरण तथा अभिलंब के बीच का जो कोण बनता है उसे आपतन कोण कहते हैं, और अपवर्तित किरण तथा अभिलंब के बीच में जो कोण बनता है उसे अपवर्तन कोण कहते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है प्रकाश के अपवर्तन के नियम। आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर डाला गया विलंब। देखिए यहाँ पर आपतित किरण, एक मिनट, ये जो स्टेटमेंट है थोड़ा सा आगे पीछे हो गया। आपतित किरण और
अपवर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर डाला गया विलंब तीनों एक ही तल पे स्थित होते हैं। इस तरीके से लिखना एकदम बेटर होगा। यह भी गलत नहीं है। आपतित किरण आपतन बिंदु पर अभिलंब तथा अपवर्तित किरण तीनों एक ही तल पर स्थित होता है, यह भी सही है। और हम लोग जो बोल रहे हैं वह भी सही है। आपतित किरण तथा अपवर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर डाला गया विलंब तीनों एक ही तल पर स्थित होता है। इसे प्रकाश का अपवर्तन के प्रथम नियम कहते हैं। इनके दो नियम होते हैं। जैसे प्रकाश के परावर्तन के दो नियम था, उसी अपवर्तन के भी दो नियम है। तो पहला दोनों का सेम ही है। सेकंड नियम है, आपतन कोण की ज्या तथा अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात एक नियतांक होता है। इसे स्नेल का नियम भी कहते हैं। आपतन कोण की ज्या यानी आपतन कोण आई है, उसका ज्या, ज्या मतलब साइन होता है, तो साइन आई बटा के अपवर्तन कोण आर है, उसका ज्या तो साइन आर लिखेंगे और इसका जो है वैल्यू एक नियतांक आएगा, कांस्टेंट आएगा। और यही इसी को स्नेल का नियम भी कहते हैं। अपवर्तनांक किसे कहते हैं? अपवर्तनांक दो माध्यम का सापेक्ष गुण है। देखिए, दो माध्यमों के कंपेयर करेंगे तो वह अपवर्तनांक होगा। यदि हम लोग निर्वात के सापेक्ष किसी माध्यम के अपवर्तनांक को कैलकुलेट करेंगे तो उसे निरपेक्ष अपवर्तनांक कहते हैं। और यदि किसी माध्यम का अपवर्तनांक माध्यम की प्रकृति, तरंगदैर्घ्य तथा ताप पर निर्भर करता है। अगर से हम लोग एक माध्यम के दूसरे माध्यम में कंपेयर करें तो वह जो होगा सापेक्ष अपवर्तनांक कहलाएगा। यहाँ पर लिखे अपवर्तनांक बराबर एन सी बाई भी है, तो एन बराबर हो गया यहाँ पर सी बाई भी। यहाँ पर जो है सी जो है यह प्रकाश की चाल है, प्रकाश की चाल, और भी जो है यह माध्यम में प्रकाश की चाल है। यह निर्वात में प्रकाश की चाल है, यह किसी माध्यम में प्रकाश की चाल है। बैगनी रंग का अपवर्तनांक सबसे अधिक तथा लाल रंग का अपवर्तनांक सबसे कम होता है। तो देखिए, बैगनी रंग की बात करें तो ये लगभग इसका सब कुछ अधिक होता है, अपवर्तनांक अधिक होता है। और इसमें अगर से अब वर्ण विक्षेपण भी इसी का अधिक होता है। अगर से बात करें कि लाल रंग का क्या अधिक होता है, तो लाल रंग का बस केवल और केवल तरंगदैर्घ्य अधिक होता है, नहीं तो सब कुछ अधिक बैगनी का होता है। यही अगर से कभी पूछा जाए कि किस रंग का तरंगदैर्घ्य अधिक होता है तो लाल टिक करेंगे। इसके अलावा कुछ भी पूछा जाए तो बैगनी रंग का सबसे अधिक होता है। बैगनी रंग की तरंगदैर्घ्य सबसे कम तथा लाल रंग के तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होता है। अगर से हम लोगों से पूछा जाए वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक, तो हम लोग लिखेंगे ए एन जी, ए एन जी, और बराबर हो जाएगा 1 के जी एन ए, यानी वायु के सापेक्ष का अपवर्तनांक बराबर होगा उसके व्युत्क्रम के, लिखेंगे कांच के सापेक्ष वायु का अपवर्तनांक। अब यहाँ पर देखिए, अगर से हम लोग यहाँ पर समझते हैं पहले कि एक जो है वायु है, यहाँ पर ए मतलब वायु एयर है, उसके बाद वाटर में प्रकाश डाल रहे हैं और उसके बाद ग्लास में डाल रहे हैं यानी शीशे में। तो प्रकाश इसमें डालेंगे तो इसके और इसके सापेक्ष जो अपवर्तनांक आएगा उसको ए एन डब्ल्यू लिखेंगे। फिर उसके बाद इससे प्रकाश इसमें जाएगा तो इसको लिखेंगे डब्ल्यू एन जी, और फिर उसके बाद यहाँ पर फिर उसके बाद यह वायु में चला जाएगा तो उसको लिखेंगे जी एन ए, और इन तीनों का जो गुणनफल आएगा वह 1 के बराबर होगा। तो वायु का अपवर्तनांक जो होता है 1.003 होता है,
जल का अपवर्तनांक होता है 1.33 होता है, कांच का अपवर्तनांक 1.5 होता है। क्रांतिक कोण सघन माध्यम में बना वह आपतन कोण जिसके लिए विरल माध्यम में बना अपवर्तन कोण 90 अंश हो। यानी आपतन कोण का वह मान जिसके लिए अपवर्तन कोण का मान 90 अंश होता है उसे क्रांतिक कोण कहते हैं। ये देखिए यहाँ पर अभिलंब डालते हैं। आपतन कोण का वह मान, जैसे आपतन कोण यह आ रहा है यहाँ पर है, और आपतन कोण का मान 90 अंश होना चाहिए। एक मिनट। यहाँ पर जो है आपतन कोण का मान वह होना चाहिए जिसके लिए अपवर्तन कोण का मान 90 अंश होना चाहिए। तो देखिए यहाँ पर यह जो किरण था यह अभिलंब है, इससे क्या होगा, अगर से यहाँ से किरण डाल रहे और यह इस तरीके से सतह पकड़ के वापस लौट जा रहा है तो अभिलंब के साथ 90 अंश का कोण बनाएगा। तो यह जो आपतन कोण का जो मान होगा ए और आई यही जो होगा क्रांतिक कोण हो जाएगा। इसको फिर समझते हैं एक बार। देखिए क्या बोला गया है कि आपतन कोण का वह मान जो अपवर्तन कोण के लिए जो अपवर्तन कोण का मान 90 अंश हो जाए। तो आपतन कोण इस तरीके से डाल रहे हैं और अपवर्तन कोण जो हो रहा है सतह पकड़ के इस तरीके से चला जा रहा है, अभिलंब के साथ 90 अंश का कोण बनाने लगे तो इसी आपतन कोण आई को ही हम लोग क्रांतिक कोण कहने लगेंगे और इसी को सी से प्रदर्शित करते हैं। और n बराबर होता है 1 में साइन सी को क्रांतिक कोण कहते हैं। इसमें 3 कंडीशन होता है जिसको देखिए। अगर से यहाँ पर एक माध्यम है उससे एक किरण आ रही है, अगर से यह विरल है और यह सघन है तो होगा क्या कि यह अभिलंब की ओर झुक जाएगा। और यहीं पर अगर से मान लेते हैं कि एक माध्यम में दूसरे माध्यम में आ रहा है, एक किरण आ रही है, यह जो कंडीशन है यह अपवर्तन के लिए है, अपवर्तन के लिए है। अब यहीं पर क्या किया जाए कि आपतन कोण का मान इतना कर दीजिएगा कि जब यहाँ पर अपवर्तन कोण का मान 90 अंश हो जाए, यह दूर भागते जाए। यानी यहाँ पर लिखेंगे हम लोग सघन माध्यम और इधर विरल माध्यम। तो इसमें क्या होगा कि यह 90 अंश पे सतह पकड़ के भागने लगेगा तो यह जो कोण होगा यह क्रांतिक कोण हो जाएगा और यह क्रांतिक कोण का फिगर हो गया। अब यदि अगर से क्रांतिक कोण का मान और हल्का सा बढ़ाएं तो यह क्या होगा कि क्रांतिक कोण ही यह परावर्तन की तरह कार्य करने लगेगा, यानी जिस डायरेक्शन से आएगा उसी में चला जाएगा। तो इसको बोलेंगे पूर्ण आंतरिक परावर्तन। तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन क्या होता है, तो क्रांतिक कोण का मान बढ़ाने पर जब प्रकाश उसी माध्यम में वापस लौटने लगता है तो उसे बोलते हैं पूर्ण आंतरिक परावर्तन। तो वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। इसके अगर से आगे वीडियो चाहते हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा।